So, hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes. तो HPQ सीरीज दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सीरीज में हम अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। कल हमने कंप्लीट किया था फिजिक्स। अब बच गए आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर जो कि आपको विद इन 2 डेज इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बैलेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन है जिसको कि बैलेंस कर रहा है, साथ में पूछ रहा है कि किस लॉ का यूज करोगे आप इसको बैलेंस करने के लिए। बहुत इजी होता है बैलेंसिंग करना, ध्यान से देखो। इस साइड आपका रिएक्टेंट होता है, इस साइड आपका प्रोडक्ट होता है। इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के नाम लिख लो। इस साइड भी सेम ही एलिमेंट होंगे। आपको ना नंबर लिखने होते हैं कि इस साइड कौन सा एलिमेंट कितने नंबर में प्रेजेंट है, इस साइड प्रोडक्ट के केस में कितने एलिमेंट आपके कितने नंबर में प्रेजेंट है। फिर उन नंबर को बैलेंस करते करते आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर देना होता है। किस लॉ का यूज करते हैं हम इसको बैलेंस करने के लिए, तो उस लॉ का है आपका कौन सा लॉ था, वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो आपका लॉ क्या कहता है कि जितना आप मास लोगे ना रिएक्टेंट में, तो वो रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका मास भी सेम होगा, ठीक है। तो या तो मास से कंपेयर कर लो, या फिर एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम है ना हर एक एलिमेंट के, उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे आपके प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के। सिंपल है। अब बैलेंस करना एक बार देख लेते हैं। देखो बैलेंसिंग में कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है कि देखो पहले लिखना होता है आपको कि कौन कौन से प्रेजेंट है आपको एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक आपका सल्फर प्रेजेंट है, एक आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक देखो ध्यान से सोडियम प्रेजेंट है, और देखो ऑक्सीजन तो लिख ही दिया हमने, हाइड्रोजन हमने लिख ही दिया है। अब ना नंबर लिखो, नंबर कौन सा कितना है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 2 ये रहे, एक ये रहा 3, 3 हाइड्रोजन है। सल्फर देखो ध्यान से, एक ही है, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं कौन सा, ये हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट के केस में, रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखो सल्फर हो गया। ऑक्सीजन देखो ध्यान से, 4 ये रहा, एक 5, ऑक्सीजन 5 है। सोडियम देखो एक ही है हमारे पास, ये रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट में सेम नंबर्स लिखो, कौन कितना परसेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रोडक्ट में देखो बनेगा तो यही सेम रहेगा, मतलब यही एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इन्हीं से मिलके बनेगा कुछ ना कुछ। नंबर गिन लेते हैं खाली। देखो सोडियम यहाँ पे कितना है, 2। सल्फर देखो ध्यान से, सल्फर एक ही सल्फर है, वेरी गुड। ऑक्सीजन देखो 4 ये रहा, एक 5। अब हाइड्रोजन देखो 2 ही है, 2 ही है। अब आपको ना बैलेंस करना है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं हम सबसे इजी के साथ। इजी देखो ध्यान से, एक है ये 2 है, ठीक है। ये 5 है, 5 है, एक है, 2 है, 3। देखो 2 और 3 को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम ना सोडियम को पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 सोडियम है ना, तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 से मल्टीप्लाई देखो सोडियम के पास जाओ, ये आपका रिएक्टेंट था ना, तो सोडियम के पास आओ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। और 2 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 नहीं लिखना हमें, अंदर में 2 नहीं लिखना हमें। क्या करना होता है, उस मॉलिक्यूल के इस साइड, मतलब क्या, लेफ्ट साइड बाहर में वो नंबर लिखना होता है। तो 2 से जो मल्टीप्लाई किया ना आपने, उस 2 को कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है उस 2 को, ठीक है। अब जैसे 2 आपने यहाँ पे लिखा, तो देखो ध्यान से सोडियम कितना हो गया। अब देखो ध्यान से, सोडियम 2 हो गया, लेकिन देखो अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम हर के चेंज हो गए। हाइड्रोजन देखो पहले कितना था, 2 1 3, अब कितने हो गए, 2 से पूरा मल्टीप्लाई हुआ है, 2 ये रहे और 2 ये रहे। तो हाइड्रोजन अब हो गया हमारे पास 4। सल्फर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीजन में फर्क पड़ा। देखो ध्यान से, पहले 4 था, अभी 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो कितने हो गए टोटल, ये हो गए 6। अब देखो ध्यान से, हमने सोडियम तो बराबर कर दिया, सोडियम हमारा बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखो फिर डिफरेंस आ गया, सल्फर बराबर है, लेकिन अब देखो हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहां पे 4 हाइड्रोजन है। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इस प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन देखो कहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या कि इसके बाहर आओ, यहाँ पे 2 लिख दो। सिंपल है, प्रोडक्ट के बाहर में जैसे ही 2 लिखा आपने, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन अब देखो बाकी में क्या फर्क पड़ा है, क्या ऑक्सीजन में फर्क पड़ेगा, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से 4 है और ये 2 कितने हो गए, 6। अब ऑक्सीजन 5 ना रह के 6 हो गए, ठीक है। सल्फर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सल्फर इस साइड है। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, सोडियम 2 मिला जुला के क्या, रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट थे, जितने नंबर में प्रेजेंट थे, उतने ही नंबर में प्रेजेंट हो गए प्रोडक्ट में। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, बैलेंस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ध्यान से आंसर में देखोगे आप, तो आंसर में देखो ध्यान से, एक 2 यहाँ पे लगा रखा है, एक 2 यहाँ पे लगा रखा है, जो कि सेम हमने किया था। बाकी मैंने मेथड आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, नहीं तो वीडियो फिर लेंदी बनेगी। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट, मींस क्या कि एक वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक सेंटेंस के फॉर्म में स्टेटमेंट बेस्ड आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल इक्वेशन में, समझ रही हो। रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन देखो ध्यान से यार, ठीक है। रिएक्शन क्या कह रहा है देखो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या किया गया, डिकम्पोज मतलब क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया है, ठीक है, मतलब डिकम्पोज किया गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबको याद रखना चाहिए, क्या रहना चाहिए, CaCO3, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया है, डिकम्पोज। तो आपको ये याद करना है, ये रिएक्शन याद करने वाली रिएक्शन है, ठीक है। ये जो होगा वो टूट के क्या बनाता है आपका, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज क्विकलाइम। साथ में कौन सी गैस निकलती है इसके साथ,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल है। बाकी इसके साथ देखो वही से लिखा हुआ है कि टू फॉर्म क्या बन रहा है, देखो लिखा हुआ है क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड हमने बना दिया, साथ में बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, तो ये भी हमने बना दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन हुआ, ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन का रियल लाइफ में क्या यूज है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ध्यान से देखो, ये देखो CaO, CaO क्या होता है, क्विकलाइन, क्विकलाइन मींस क्या, चूना, ठीक है। और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये जो होता है ना, ये इस तरह की रिएक्शन, ये काम आती है हमारी कहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। सीमेंट जानते हो ना यार, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमने पढ़ा होगा अपने सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट में इस तरह के रिएक्शन, सीमेंट वाली इंडस्ट्री में इस तरह के रिएक्शन काम आते हैं, तो वो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गया। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन, ठीक है। इसको क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है और इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, CaO मींस क्या, क्विकलाइन, क्विकलाइन मींस क्या, चूना, व्हाइट कलर का चूना देखा है ना आपने, ये वाटर हो गया, चूने को वाटर में मिलाया, पानी में मिलाया है, तो ये जो आपका बनता है, ये क्या बनता है, ये बनता है आपका चूना पानी, ठीक है। चूना पानी को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर बोल लो, जो बोलना है, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। तो चूने को पानी में मिलाया, चूना पानी बन गया। रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है हमारा, एक्सोथर्मिक मींस क्या, की हीट रिलीज होती है ना। जिस बाल्टी में हम चूने को मिलाते हैं ना पानी के साथ, वो बाल्टी क्या होती है हमारी, थोड़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। बाकी और कुछ हमें एक्सप्लेन करना नहीं है, बस बताना है किस टाइप का रिएक्शन है। ध्यान से देखो, दो रिएक्टेंट है, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बन गए, इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इजी है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एंड देन फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। ये आपके पास एक सिंपल सा रिएक्शन दे रखा है यार, ये भी इनको कहाँ चला गया, देखो ध्यान से, ये आपका एक रिएक्शन दे रखा है, आपको बोल रहा है कि आपको पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन याद होगा। रिडॉक्स रिएक्शन हम दो टर्म्स में समझते हैं 10th में, एक आपका ऑक्सीजन के टर्म्स में, एक समझते हैं हाइड्रोजन के टर्म्स में। अगर ऑक्सीजन गेन हुआ है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन निकला है ना, रिड्यूस हुआ है, तो क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन गेन हुआ है तो रिडक्शन कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन लॉस हुआ है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, सिंपल है। अब इस रिएक्शन में देखो, हाइड्रोजन का तो खेल ही नहीं है, ऑक्सीजन का खेल दिख रहा है हमें मिला जुला के। अब देखो, ये जो ZNO है ना, ये ZNO क्या हो गया, ZNO में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ZNO क्या हो गया, ZNO हो गया रिड्यूस। ध्यान से देखो, कहीं लिखा नहीं, पता नहीं कहाँ पे लिखा है मैंने, ZNO हमारा क्या हो चुका है, ZNO रिड्यूस हो चुका है। अब देखो, कार्बन में ऑक्सीजन गेन हुआ है, तो कार्बन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया, सिंपल है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, ZNO रिड्यूस हुआ। अब कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट अलग होता है, ठीक है, एजेंट जानते हो ना, जो बीच का इंसान होता है, जो एजेंट होता है बीच का। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज ये हुआ है ना, देखो इसको ऑक्सीजन गेन किया इसने, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज किया किसने, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये जो है ZNO ने क्या किया है, ऑक्सीजन दिया है इसको, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये एजेंट है जो कि क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। फिर क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, कि ZNO को रिड्यूस किसने किया, इसमें से ऑक्सीजन किसने छीना, इसने, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो, कार्बन, सिंपल है। ये एक बार और देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है आपका ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट एजेंट। चलते हैं आपका, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, एक्सप्लेन विद द केमिकल इक्वेशन। मींस क्या, कि कॉपर पाउडर है आपका, कॉपर पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसको केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कॉपर पाउडर हो चाहे वो कॉपर हो, आपको पता है ना, कॉपर की चीजें जो होती है उसे अगर हम हवा पानी में ऐसे छोड़ देते हैं तो कैसा हो जाता है, टाइम के साथ काला कलर का हो जाता है ना, याद है ना आपको ये चीज। तो सेम चीज है, जब कॉपर पाउडर को भी आप हवा में छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का पाउडर बना लेता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ध्यान से देखो, एक सेकंड, हाँ केमिकल रिएक्शन लिखना है, ध्यान से देखो। तो आपका, अरे यार चल जा, ठीक है, कॉपर है, कॉपर का पाउडर जो कि आपने ऐसे छोड़ दिया हवा में, वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। कॉपर ऑक्साइड की लेयर जैसी बन जाती है ना कॉपर के बर्तनों पे, तो वो कैसा दिखता है हमें, ब्लैक कलर का दिखता है, देखा है ना आप सभी ने यार। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का पाउडर बन जाएगा। बाकी इसको एक्सप्लेन भी करना है ना, केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया, इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, और कुछ हमें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा जरा ये एक्सप्लेन कर देना कि ये ब्लैक कलर का पाउडर हो जाता है, और कॉपर होता कैसा है वैसे, कॉपर रियल लाइफ में कैसा दिखता है आपको, हल्का हल्का कैसा दिखता है, हल्का हल्का ब्राउन कलर का दिखता है, तो ब्राउन से ये ब्लैक हो जाता है। अगर क्वेश्चन आया कि इस ब्लैक से अगर फिर से ब्राउन करना है, इस ब्लैक से अगर फिर से ब्राउन करना है तो उसके लिए क्या करोगे, घर पे मम्मी क्या करती है ना, जो भी कॉपर के बर्तन होते हैं क्या करते हैं, धो देते हैं ना, मांज देते हैं, मांजने के बाद क्या होता है, फिर से उसका ब्लैक कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में करते क्या है हम, कि इसमें देखो ध्यान से, इस ये जब ना कॉपर ऑक्साइड जब H2 गैस के साथ रिएक्ट करता है ना, हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है,
जब H2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये H2 जो है ना, इस ऑक्सीजन को निकाल के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और इस Cu को अकेला छोड़ देगा। तो Cu हमारा फिर से अकेला हो गया, अकेला होते ही क्या हो जाता है, फिर से अपने नेचुरल स्टेट में आ जाता है, दैट इज ब्राउन कलर में। इजी है, तो ये चीज आपको याद रख लेना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student added barium chloride to sodium sulfate. What did they observe? Write the reaction. Means क्या कि एक स्टूडेंट है जिसने बेरियम क्लोराइड में क्या मिलाया है, सोडियम सल्फेट। तो आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो ध्यान से, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, BaCl2 में क्या मिलाया उसने, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है आपका, Na2SO4। ठीक है, और देखो ध्यान से, ये जो आपका बनता है ना, ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में जाके समझ लो, पूरे डिटेल में बता रखा है मैंने सारी चीजें। ठीक है, तो अगर टाइम है तो वो देख लेना, इसी चैनल पे बन जाएगा। बाकी डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, जो इस पीडीएफ में दे रहा हूँ ना, उससे बाहर नहीं आना है। तो इस पीडीएफ में जो भी आपके इस तरह के फॉर्मूले हैं ना, डायरेक्ट उसको याद कर लो। ठीक है, अभी एग्जाम का टाइम है इसलिए बता रहा हूँ मैं। जब इस इंसान ने दोनों चीज को मिलाया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो क्या ऑब्जर्व करेगा और एक रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। दोनों जब मिक्स होंगे ना, ध्यान से देखो, बेरियम जो है ना वो इसके साथ आ जाएगा, क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट, और ये जो ये है और सोडियम और क्लोरीन है, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। मीन्स क्या कि पानी का एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा हमारा, नमक पानी का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। साथ में बेरियम सल्फेट जो होता है ना, वो नीचे जम जाता है जाके। देखा है ना आपने, मिट्टी को पानी मिलाओगे तो मिट्टी जम जाती है नीचे जाके, तो बेरियम सल्फेट जो होता है ना, वो नीचे जाके जम जाता है। कोई दिक्कत, तो ये आपका प्रेसिपिटेट बना देता है, और ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहला सकता है। बाकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका हो गया, और कोई दिक्कत। ठीक है, बाकी आप साथ में ये बहुत सारी चीजें भी लिख सकते हो कि आपका किस कलर का होता है बेरियम सल्फेट का पाउडर, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो नीचे आपका बैठ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली। मींस क्या कि जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपके ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। देखो ध्यान से, फेरस सल्फेट क्या होता है आपका, FeSO4। तो फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे ना, ठीक है, तो एक तो रिएक्शन आपको याद रखना है एग्जैक्ट, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के साथ खुद याद हो जाता है। जब फेरस सल्फेट हीट होता है तो क्या बनाता है हमारा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। साथ में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ध्यान से, ये रिएक्शन होता है, ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है। और होता क्या है ना कि फेरस सल्फेट जो होता है वो आपका किस कलर का रहता है, हल्का हल्का ग्रीन कलर का आपका फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, ग्रीन बोल लो या हल्का ब्लू भी बोल लो, मिक्स होता है मिला जुला के। ये जो कलर होता है ना, जब इसमें कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड में, तो ये किस कलर का होता है आपका, व्हाइट पाउडर होता है। तो एक तो कलर का चेंज देखने को हमें मिलता है, और साथ में क्या होता है, जो सल्फर की जो गैसेस बन रही है ना, ये जो सल्फर की गैसेस होती है वो बर्निंग स्मेल देती है। बर्निंग स्मेल जानते हो, मीन्स क्या कि हम जब सूंघेंगे ना इसको स्मेल, तो वो एक जलने जलने वाली वो आती है, स्मेल आती है। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशन आप देखोगे, एक तो कलर का चेंज देखोगे, एक आप देखोगे गैस का इवोल्यूशन विद स्मेल कैसा, बर्निंग फ्यूम्स, है ना, ये चीज है। बाकी इसके साथ और आपका कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रिएक्शन एग्जैक्ट याद रख लोगे और दो ऑब्जर्वेशन आप याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारा। अगेन देखो, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मींस क्या कि जब पानी को हम बिजली पास करते हैं, जब वो टूटता है बहुत सारी चीजों में, तो क्या क्या चीजें होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गैस जो होता है आपका, कौन सा गैस एनोड पे आता है, कौन सा गैस कैथोड पे आता है। ठीक है, ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए कैथोड क्या होता है। कैथोड होता है पॉजिटिव रॉड, है ना, और एनोड क्या होता है हमारा, क्या कह रहा हूं मैं, एक सेकेंड देखो, कैटायन होता है हमारा पॉजिटिव आयन, है ना, और एनायन क्या होता है हमारा, कैटायन होता है पॉजिटिव आयन, एनायन होता है नेगेटिव आयन। कैटायन कहां पे जुड़ता है जाके, कैथोड पे। एनायन कहां पे जुड़ता है जाके, एनोड पे। सिंपल है, इतना इजी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कौन सा गैस कहां जाएगा। ध्यान से देखो, जब पानी टूटेगा ना, ध्यान से देखो, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, H+ आयन बनाएंगे, है ना, एक H+ बनेगा, एक O2- मतलब ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन बनेंगे। तो पॉजिटिव आयन क्या है, H+। कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन लिख दो सीधा, हाइड्रोजन गैस बनेगा आपका कैथोड पे, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव कहां पे जाता है, एनोड पे। तो आपका ऑक्सीजन गैस कहां पे बनेगा, एनोड पे। इस तरह से याद कर सकते हो। फिर कह रहा है व्हाट इज द व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज 2 times दैट ऑफ अदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें होता क्या है ना, ध्यान से देखो, जब गैसेस बनती है ना, तो गैसेस क्या होती है कि हाइड्रोजन का जो गैस होता है ना, वो डबल बनता है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना यार, ध्यान से देखो, वाटर का मॉलिक्यूल ही है H2O। H2O मींस क्या कि हाइड्रोजन डबल प्रेजेंट है ऑक्सीजन से। तो जब ये टूटेंगे, जब गैस बनेगा, तो गैस भी डबल बनेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, इस चीज को सिंपल आप 11th 12th में ऐसे बोलते हैं क्या, कि इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है ना, ठीक है,
वाटर मॉलिक्यूल का स्टोइकियोमेट्री ही ऐसा है कि जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन डबल बनेगा, ऑक्सीजन सिंगल बनेगा, ठीक है, मतलब कि समझ रहे हो, इसके कंपैरिजन में डबल बनेगा, तो इतना इजी है इसका आंसर। देन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड टू द एनोड। तो ये जो क्वेश्चन हमें मास का रेशियो पूछ रहा है ना, ध्यान से देखो, कैथोड का रेशियो बोल रहा है मास का, किसे कंपेयर करेंगे, एनोड से। तो ध्यान से देखो, मास ऑफ कैथोड पे कौन सा गैस है हमारा, कैथोड पे था हमारा हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर करना है किससे, मास ऑफ ऑक्सीजन से। तो जब आप इसके मास को कंपेयर करोगे ना रेशियो निकाल के, तो आंसर कितना आएगा आपका 1/8, दैट इज रेशियो क्या आ जाएगा 1:8। सिंपल है, 1:8 मास का रेशियो होता है, गैस का रेशियो कितना होता है 2:1। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बाकी आंसर लिखा हुआ है और किस तरह से आंसर आपको लिखना है एग्जाम में वो भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, दैट इज व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब व्हाट डू वी ऑब्जर्व, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मींस क्या कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ। बहुत इजी है यार, लेड नाइट्रेट है आपका, ठीक है, लेड नाइट्रेट देखो पीबी लेड होता है, नाइट्रेट क्या होता है आपका NO3, लेड पे 2 करना पड़ेगा आपको, 2+ का चार्ज होता है, इस पे क्या कैसे क्या रहता है, फिर कैसे सॉल्व होता है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे ना तो क्या क्या बनता है, ध्यान से देखो, एक तो लेड ऑक्साइड का पाउडर बनता है, एक आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, एक बनता है आपका ऑक्सीजन गैस। सिंपल है, ठीक है। अब गैस क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी, ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी, तो ध्यान से देखो, लेड नाइट्रेट जो होता है ना आपका, ये किस कलर का होता है, ये व्हाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है ना, दैट इज लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, येलो। देखो ये हमें चेंज देखने को मिलता है, कलर का चेंज देखने को मिलता है। साथ में जो नाइट्रोजन गैस निकलता है ना, क्या निकलता है, नाइट्रोजन गैस जो निकलता है, ये जो गैस निकलेगा ना जब टेस्ट ट्यूब में से, तो ब्राउन कलर का गैस निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ब्राउन कलर का हमें, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देखने को हमें मिला है इस रिएक्शन में। सिंपल है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ एडिंग द, किसको किसमें मिलाया है, और क्वेश्चन मेरा है फिर से ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन वाला है। और केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, जब हम केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन ही हमारा सारी चीजें होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पेन सिलेक्ट करते हैं। कह रहे क्या, जब कॉपर को एल्यूमिनियम को किसमें मिलाया जाएगा, फेरस सल्फेट में मिलाया जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑब्जर्वेशन बताना है। नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन द कलर नोटिस, क्या कलर में कोई चेंज आएगा वो बताना है, केमिकल इक्वेशन लिख के। अब देखो कॉपर एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है, एक बार कॉपर ले लो, एक बार एल्यूमिनियम ले लो, दोनों को किसमें मिलाना है हमें, फेरस सल्फेट में, मींस क्या FeSO4, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्या देख के, रिएक्टिविटी सीरीज देख के। रिएक्टिविटी सीरीज याद है क्या आपको, क्या था आपका, केदारनाथ के महंगे आलू, है ना, जमीन पे फेंके पड़े हैं, कोई होगा आगे आओ, ऐसा कुछ था ना। अब देखो ध्यान से, कॉपर है, दोनों में से ऊपर कौन है, देखो Cu आपका यहाँ पे है, Fe आपका कहाँ पे है, ऊपर है। तो जब Fe ऊपर है ना, तो Cu क्या है, कम रिएक्टिव है। जब ये कम रिएक्टिव है ना, तो ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो, ये इसको निकाल ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करने की कोई फायदा ही नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसको देखो, एल्यूमिनियम और फेरस को, फेरस है आपका यहाँ पे, एल्यूमिनियम है ऊपर, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है लोहे से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और ये रिएक्ट बनेगा क्या आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, Al2SO4 होल ट्वाइस 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में ये Fe आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। बाकी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि कोई कलर चेंज वेंज देखने को हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कलर चेंज तो यार सिंपल है, आपका फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, तो फेरस सल्फेट होगा आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। बाकी एल्यूमिनियम सल्फेट का कोई कलर तो होता नहीं है, एल्यूमिनियम सल्फेट जब सॉल्यूशन बनता है तो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट आपका कलरलेस होता है, ठीक है। तो एक तो ग्रीन कलर हमें कलरलेस होते हुए दिखेगा, बाकी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाला रिएक्शन होगा, और कुछ हमें बताना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in test tube, a precipitate is formed, name the precipitate and mention the color। वेरी गुड, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आपका मिक्स हो रहा है किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड को किसमें मिक्स किया हमने, लेड नाइट्रेट मिक्स किया, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो ध्यान से देखो, पोटेशियम जो आपका लेड नाइट्रेट है, वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्टर क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में लेड आयोडाइड, और जो लेड आयोडाइड बनता है ना, ये आपका प्रेसिपिटेट बनाता है, नीचे जम जाता है जाके, और किस कलर में बनाता है, याद रखो कि लेड के जितने भी पाउडर होते हैं ना, जो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो ज्यादातर येलो कलर के होते हैं। तो येलो कलर का आपका क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, लेड आयोडाइड का, वही लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि ऐसा कोई रिएक्शन लिख के दिखाओ जहाँ पे कलर का चेंज हो रहा हो, ऐसा रिएक्शन लिख के दिखाओ जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो।
और एक ऐसा रिएक्शन लिख के दिखाओ जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। तो प्रेसिपिटेट तो हमने अभी देखा था, वो बैरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट बन रहा था वो लिख देना, ठीक है। ध्यान से देखो, बैरियम सल्फेट वाले प्रेसिपिटेट में है। टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर कब चेंज होता है? जब चूने को पानी मिलाते हैं, बाल्टी गर्म हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर चेंज हो गया। बाकी चेंज इन कलर की बात करें तो चेंज इन कलर के भी हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे आपने ना, किसी का येलो कलर हो जा रहा है, किसी का आपका ब्लू कलर हो जा रहा है, ब्लैक कलर हो जा रहा है। ब्लैक कलर याद है ना आपका कि कॉपर जो था ब्राउन कलर का वो ब्लैक हो जा रहा था। तो उसमें यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख रखा है किसका, फेरस का कॉपर सल्फेट के साथ। तो जब आपका फेरस, जब आपका Fe कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है ना वो किस कलर का होगा? आपका ब्लू कलर का। और ये जो आपका फेरस सल्फेट है वो किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का। तो ब्लू से ग्रीन का चेंज एक देखने को मिल जाएगा। बाकी अपने हिसाब से कोई भी एक रिएक्शन लिख देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो यहीं पे लिखा हुआ है वही लिखो। डी देख लो, डी क्वेश्चन है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन एनी फॉर्म, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि आप रिएक्टेंट को तोड़ोगे मल्टीपल प्रोडक्ट में सिंगल रिएक्टेंट को, ठीक है, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोजिशन जो होता है ना वो बहुत तरीके से होता है। एक इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से होता है, एक आपका लाइट सनलाइट से होता है, एक आपका होता है किससे? हीट से, थर्मल हीट से। तो कह रहा है कि तीनों के एक एक रिएक्शन लिख के दिखाओ। बाकी आपको पता होना चाहिए, जब हम हीट से करते हैं ना, तोड़ते हैं किसी सिंगल रिएक्टेंट को, उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब लाइट से करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल में आपको याद रख सकते हो, देखो ध्यान से। थर्मली डिकम्पोज करना मतलब क्या कि हमने हीट देके उसे तोड़ा है। तो सबसे पहले याद है आपको, सबसे पहला रिएक्शन क्या था हमारा? जो आपका फेरस ऑक्साइड था, ठीक है, नहीं फेरिक ऑक्साइड नहीं था, फेरस सल्फेट था। फेरस सल्फेट को तोड़ के हमने क्या बनाया था? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा था, वो भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब जिंक कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की हम बात करें, मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी दे के आप तोड़ रहे हो। तो पानी बहुत इजी एग्जांपल है ना, पानी को H2 प्लस O2 में तोड़ दो। देन है आपके पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मींस क्या कि सनलाइट के प्रेजेंस में हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं। इसका फेमस एग्जांपल है आपका सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सिल्वर क्लोराइड वाला, ध्यान से देखो। मान लो क्या कि सिल्वर क्लोराइड पाउडर रखा हुआ है आपका, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा सिल्वर क्लोराइड पाउडर रखा हुआ है क्या, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड पाउडर को ना जब हीट मिलता है ना, जब हीट मिलता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है आपका, इसको जब हीट मिलेगा ना तो इसका कलर कैसा हो जाता है हमारा? ग्रे कलर का। वैसे किस कलर रहता है ये देखो, वैसे रेड बना रखा है ना, वैसे होता क्या है ये? व्हाइट कलर में। जब इस पे धूप पड़ेगा तो ये क्या किस कलर का हो जाएगा? ग्रे कलर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है। अब इसको हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कैसे? मान लो क्या कि आपने पाउडर रख दिया यहाँ पे बहुत सारा, किस कलर का है? व्हाइट कलर का। इसके ऊपर आपने हाथ रख दिया, ठीक है। तो धूप जो आएगा ना, वो धूप आपके हाथ पे आएगा तो इस पोर्शन में ना क्या होगा, देखो ध्यान से, बीच वाले पोर्शन में धूप पड़ेगा नहीं, समझ रहे हो। और साइड में धूप पड़ेगा तो होगा क्या कि साइड की चीजें कैसी हो जाएंगी? हमारी साइड की चीजें हो जाएंगी ग्रे। कैसी हो जाएंगी? साइड की चीजें हो जाएंगी ग्रे और बीच की चीज बच जाएगी व्हाइट। तो हमने क्या किया, अपने हाथ का फोटो इस पे छाप लिया और किस कलर में छापा? ग्रे व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हो, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज कर लेते हैं। फिर है लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, कि कोई एक मेटल है, एक सेकंड पेन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कोई एक मेटल है जिसको कि बर्न किया गया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जला और क्या बनाया उसने? वाई कंपाउंड बनाया। बहुत इजी है यार, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बनता है ना, एक चमचमाता सा एक वो आती है। फिर वो आपका मिक्स होकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो वाई क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। एक्स कौन सा आपका रिबन है? कौन सा मेटल रिबन है? मैग्नीशियम का रिबन है। हो गया आपका, एक्स वाई बताना था। बाकी रिप्रेजेंट द रिएक्शन दिखाना है, रिएक्शन को इस तरह से दिखा सकते हो, बैलेंस करना है, कर सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एसिड बेस सॉल्ट। जल्दी से केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ पढ़ाई करते रहे, ठीक है। लव यू एवरीवन, बाय बाय।